हेलो गाइस। तो आज हम द वेलनेस इन द सेवंथ टाइम लूप का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर आर्नोल्ड रीसे को प्रपोज करता है और उससे कहता है, रीसे क्या आप मेरी वाइफ बनना पसंद करेंगी? फिर रीसे कहती है, क्या वाइफ? फिर आर्नोल्ड कहता है, हाँ वाइफ। फिर रीसे उससे कहती है, मैं आपसे आदरपूर्वक मना करना चाहूँगी कि मैं आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती। फिर आर्नोल्ड उसे देख करके हंसने लग जाता है। फिर रीसे कहती है, ये हंस क्यों रहा है? इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि इसे ये सब करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर राजकुमार डैचरिच कहते हैं कि मैंने सही सुना, आर्नोल्ड उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। फिर रीसे आर्नोल्ड से कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप ये क्या करना चाहते हैं और आपका इरादा क्या है। फिर हमें वहाँ पर एक शाही गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। सभी लोग उसकी तरफ देख कर कहते हैं, ये तो महाराज हैं। और राजकुमार डैचरिच महाराज की तरफ भागता है और उसको कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन महाराज उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन में गिरा देते हैं। फिर वो राजकुमार आर्नोल्ड से कहते हैं, राजकुमार आर्नोल्ड, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे हमारे इस बेवकूफ़ बेटे की करामात के लिए। और लेडी रीसे, हम आपसे भी माफ़ी मांगना चाहेंगे कि इसने आपके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मैं सब कुछ जानता हूँ। लेडी रीसे, मैं चाहूँगा कि आप राजकुमार आर्नोल्ड की भावनाओं को समझें। और राजकुमार आर्नोल्ड, आपने हमें इस सब के लिए क्षमा किया है कि नहीं? फिर आर्नोल्ड महाराज से कहता है, ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है जो कि हमारे दो राज्यों के संबंधों को बिगाड़ सकता है, लेकिन ये ठीक हो सकता है अगर आप रीसे को मना लें कि वो मुझसे थोड़ी देर के लिए बात करे। फिर महाराज रीसे से कहता है, रीसे प्लीज इनकी बात मान लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। फिर आर्नोल्ड और रीसे एक कमरे में बैठ करके बात करने लगते हैं और रीसे आर्नोल्ड से कहती है, तुम करना क्या चाहते हो और तुम वहाँ पर क्या कह रहे थे? फिर आर्नोल्ड कहता है, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ पूरी तरीके से। फिर रीसे कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे प्यार में गिर गए हो? हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हारी एंगेजमेंट में टूट गई है। फिर तुम्हारे मना करने का कारण क्या है? फिर रीसे कहती है, हाँ ये सच ही कह रहा है, मुझे मेरी पहली ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी इस तरीके की, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी पहली ज़िंदगी में क्या किया था और किस तरीके की अपॉर्चुनिटियों का फ़ायदा उठाया था। इसी कारण मैं काफ़ी कुछ सीख पाई और दुनिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानती हूँ। फिर रीसे आर्नोल्ड से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं एक ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहती हूँ जिसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगे। फिर आर्नोल्ड कहता है, एक राजकुमार की वाइफ होने के नाते तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं रहेगी और तुम्हें काम करने के लिए एक अलग से जगह भी दी जाएगी। फिर इसे कहती है, क्या मुझे शादी के बाद भी कोई रोक टोक नहीं रहेगी? दूसरे देशों से मेरे मेहमान आएंगे मुझसे मिलने के लिए, क्या तब भी तुम मुझे नहीं रोकोगे? फिर आर्नोल्ड कहता है, मैं तुम्हें जब तक नहीं रोकूंगा कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी। फिर इसे खुद से कहती है, ये मुझे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है। मेरी पिछली जिंदगियों में मैं युद्ध के कारण ही मारी गई थी क्योंकि मैं किसी न किसी युद्ध के बीच फंस जाती हूँ और ये मुझे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है। फिर इसे आर्नोल्ड से कहती है, मेरी और भी कुछ सेल्फिश रिक्वेस्ट हैं जो तुम्हें माननी होंगी। फिर आर्नोल्ड कहता है, तुम्हारी जितनी भी रिक्वेस्ट है तुम मुझे सारी रिक्वेस्ट बता सकती हो, अगर ये मेरी शक्ति की बात है तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर इसे कहती है, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और तुम्हारे कहने पर मैं कोई भी काम नहीं करूंगी और जब तक हमारी शादी नहीं आती तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। फिर वो लोग अपनी शाही गाड़ियों में महल से निकल जाते हैं। रीसे और आर्नोल्ड एक दूसरे के सामने बग्गी में बैठे होते हैं और वो बग्गियाँ काफ़ी सारे शहरों से गुजरती हैं और 2-3 घास के मैदानों से भी, जहाँ पर रीसे अपने लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने लगती है। और फिर से वो लोग बग्गी में बैठ करके जा रहे होते हैं और आर्नोल्ड अपनी तलवार लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रीसे तलवार निकाल के उसके सामने कर देती है और उससे कहती है, हमारे बीच पहली बातचीत हो गई थी कि तुम मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करोगे, फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? फिर आर्नोल्ड कहता है कि मैं तुम्हें टच करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, जो तुम्हारे पास मेरी तलवार थी बस मैं उसे लेने की कोशिश कर रहा था। फिर रीसे बहुत तेजी से चिल्ला के उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। फिर आर्नोल्ड से कहता है, तुम मेरी तलवार इस तरीके से रख के सो रही थी जैसे वो कोई तकिया हो। फिर रीसे खुद से कहती है, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि मैं इसकी तलवार तकिए की तरह रख के सो रही थी। आर्नोल्ड रीसे से कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें बिना छुए भी काफ़ी कुछ तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर रीसे कहती है, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। फिर आर्नोल्ड से कहता है, तुमने जिस ट्रेडिंग कंपनी को बुलाने के लिए कहा था हमने उसे बुला लिया है, लेकिन तुम एक बात बताओगी कि तुमने आर्या ट्रेडिंग कंपनी को भी बुलाने के लिए तुमने क्यों कहा था? फिर इसे कहती है, जो आर्या ट्रेडिंग कंपनी है उनके सामान काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम उनके साथ काम करती थी? रीसे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लोगों से सुना है वो उनके सामान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बुलाने के लिए कहा था और मैं खुद भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। फिर रीसे आर्नोल्ड की तरफ देखकर खुद से कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो उसकी ताकत है इस पर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। फिर आर्नोल्ड उससे कहता है, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? फिर रीसे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रही। फिर बग्गी के बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं
किसी ने उन लोगों पर हमला कर दिया होता है। फिर बग्गी का दरवाजा खुलकर आर्नोल्ड बाहर जाता है और रीसे से कहता है तुम अंदर ही रहना, बाहर निकलने की कोशिश मत करना, और वो बग्गी के दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर रीसे कहती है यहाँ पर इतने सारे गार्ड हैं, ये खुद क्यों लड़ने के लिए जा रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे कहीं पर लॉक कर दे। फिर वो अपने बालों से पिन निकालती है और बग्गी का दरवाजा खुलकर बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि आर्नोल्ड पहले सभी को हरा चुका होता है। फिर आर्नोल्ड एक को अपनी लात मार के सीधा करता है और उससे पूछता है कि तुम किसके कहने पे ये सब कर रहे हो, लेकिन वो आर्नोल्ड को कुछ भी नहीं बताता। फिर आर्नोल्ड कहता है कि इन सभी को बंदी बना लो, एक भी भागने न पाए यहाँ से। फिर रीसे उसकी तरफ देखकर कहती है इसने एक को भी नहीं मारा, सभी को इसने जिंदा रखा है और बंदी बना लिया। फिर वो एक सैनिक की तरफ भाग करके जाती है और उससे पूछती है कि इसे क्या दिक्कत है। फिर वो रीसे को बताता है कि जहाँ पर मुझे घाव लगा है वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर रीसे नीचे पड़े खंजर को उठाती है और देखती है कि उस पर जहर लगा होता है और वो कहती है कि ये जहर माउंट रस के मशरूम और सिया ग्रास से बना हुआ है, इसका एंटीट्यूड मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है, वो उस सैनिक से पूछने लगता है। फिर उनमें से कुछ सैनिक बोलते हैं इसके घाव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन खंजरों में जहर था। फिर आर्नोल्ड कहता है कि लगता है ये वही जहर है जो यहाँ के लोकल हंटर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर ओलिवर कहता है अभी हमें गार्किन पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, हमारे बहुत सारे सैनिक घायल हैं, अब हम क्या करेंगे, इन सब का इलाज हम कैसे करेंगे अब। फिर आर्नोल्ड कहता है कि आगे चलकर कुछ गाँव हैं जहाँ पर कुछ वैद्य होंगे, वहाँ पर इन सैनिकों का इलाज हो सकता है। फिर ऐसे कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं एंटीट्यूड बना सकती हूँ इन सैनिकों के लिए। फिर रीसे एंटीट्यूड बनाते हुए खुद से कह रही होती है मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो रास्ते से पौधे उठा लिए, अब ये मेरे काम आ रहे हैं। फिर रीसे का एंटीट्यूड बन के तैयार हो जाता है और वो उन नाइट्स के सामने आती है उन्हें एंटीट्यूड देने के लिए। फिर वो सारे नाइट्स उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे होते हैं। फिर रीसे कहती है ये मुझे इस तरीके से क्यों दिख रहे हैं, और वो नीचे बड़ा खंजर उठा करके अपने हाथ में मार लेती है और आर्नोल्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रीसे उससे कहती है कि रुक जाओ, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। ये जो एंटीट्यूड बना हुआ है लिक्विड ग्लास, कैलिया फ्लावर और कार्नट से बना हुआ है, तो मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। फिर वो एंटीट्यूड अपने हाथ में लगा लेती है। फिर वो एंटीट्यूड लगा करके अपने हाथ में दिखाती है और उन सभी सैनिकों को एंटीट्यूड दे देती है। फिर ओलिवर उन सभी सैनिकों को देखकर कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, यहाँ पर सब कुछ ठीक है लेडी रीसे के कारण। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो हम अपने काफ़ी सारे नाइट्स को खो देते और आपकी सुरक्षा में भारी कमी आ जाती। फिर आर्नोल्ड कहता है इससे ज़्यादा सैनिक तो हम युद्ध में खो देते हैं, जो कि हम अपने राज के भलाई के लिए करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है सैनिकों का अपने राजा की रक्षा करते हुए मर जाना। फिर ओलिवर आर्नोल्ड से पूछता है आपने लेडी रीसे में ऐसा क्या देख लिया है जो हम सब नहीं देख पा रहे हैं। फिर आर्नोल्ड रीसे के पास जाता है और उसे पूछता है कि ये फूल किस चीज़ का है। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम कैरिस से बाहर कैसे निकली थी। फिर रीसे कहती है ये तो एक सीक्रेट है। फिर वो खुद से कहती है मैं ऐसा कैसे बताऊँ, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक नौकरानी थी और नौकरानी के रूप में मैंने काफ़ी सारे दरवाजे खोले हैं, क्योंकि ज़्यादातर दरवाजे लॉक ही रहते थे वहाँ के। फिर रीसे आर्नोल्ड की तरफ देखती है, आर्नोल्ड रीसे को ही देख रहा होता है। फिर रीसे सोचती है ये इस तरीके से मुझे दिख रहा है जैसे कोई बच्चा लाइन में जाती हुई चींटियों को देखता है। रीसे आर्नोल्ड से पूछती है राजकुमार क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर आर्नोल्ड कहता है वैसे तो मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ जिसे मैंने कभी नहीं देखा। फिर इसे कहती है ये हमेशा अजीब बातें करता है और इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है ये किसी ऐसे जानवर के बारे में बात कर रहा है जो कि इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता। फिर आर्नोल्ड अपने सैनिकों के बारे में बात करने लगता है और इसे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी एक शाही लड़की मेरे सैनिकों का इलाज करेगी। और उन सभी सैनिकों में से एक सैनिक स्लम से आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, और वो उस स्लम से निकलने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, इसीलिए वो आज मेरी सेवा कर रहा है। वैसे तो सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है और बुरे से बुरे सिचुएशन में भी उन्हें खुद को संभाले रखना पड़ता है ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। और जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं और उनमें से कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और उनका इलाज करने के लिए उनके आसपास कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो मारे जाते हैं। लेकिन मेरे सैनिक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि यहाँ पर तुम थी, तुमने मेरे सभी सैनिकों की जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसे कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आर्नोल्ड कहता है ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसी कौन सी शाही लड़की होगी जिसे जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान होगा। रीसे कहती है मुझे भी उस सैनिकों की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, इसीलिए मैंने उनके लिए ये सब किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आर्नोल्ड रीसे से कहता है जब मैंने तुमसे शादी का प्रपोजल रखा था तो मेरे सभी सैनिक आश्चर्य में थे कि मैं किस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अभी सगाई टूटी है, और उसकी सगाई टूटने में उसी की कोई ना कोई गलती थी, और वो सब तुम्हें खलनायिका समझ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हमारे राजकुमार एक खलनायिका से शादी करना चाहते हैं। रीसे कहती है अच्छा तो वो लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, फिर तुमने उससे क्या कहा और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर आर्नोल्ड उससे कहता है एक ऐसी लड़की जो कि डूब के खानदान से है और शाही परिवार से कनेक्टेड है, जो कि राजकुमार की एक मंगेतर थी, और उस लड़की ने मुझे पसंद किया,
इसीलिए मैंने उस लड़की को बंधक बना लिया। ये सब मैंने उनसे कहा, और एक दूसरे देश का राजकुमार होने के नाते मैं ये सब कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसे कहती, क्या एक बंधक? तुम मुझे एक बंधक के रूप में अपने राज्य में लेकर जाओगे? आर्नोल्ड कहता है, हो सकता है कि मेरे राज्य में तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बंधक के रूप में लेकर जा रहा हूँ। ऋषि कहती, ये तो एक चमत्कार हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरीके से मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के। अगर मैं राजकुमारी के रूप में जाती तो मैं अपने काम नहीं कर पाती। मैं एक बंधक के रूप में जा रही हूँ तो मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के, और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा वहाँ पर। आर्नोल्ड कहता है, हमारे यहाँ बंधकों को ये सब करने नहीं दिया जाता, फिर तुम ये सब कैसे करोगी? ऋषि कहती है कि तुमने वादा किया था, और एक वादा होता है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। फिर वो लोग बग्घी में बैठ करके राज की तरफ आने लगते हैं, और ऋषि कहती है, हम उस धरती में जा रहे हैं जहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, और गारखेन राज्य आसपास के देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में सभी जगह घूमी हूँ सिवाय गारखेन छोड़कर, और मुझे गारखेन की कैपिटल सिटी में आकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उनका कैरियर सिटी को बीचों बीच गुजरता है, और सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, और काफ़ी सारे लोग उन पर फूल उड़ा रहे होते हैं। बूढ़े बच्चे सभी की नज़र उन्हीं पर होती है। फिर वो लोग महल के अंदर आ जाते हैं। आर्नोल्ड और ओलिवर आपस में बातें कर रहे होते हैं, और ऋषि उनके पास जाकर के बोलती है, आर्नोल्ड क्या कोई समस्या है? आर्नोल्ड ऋषि से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अभी तक हमारा महल तैयार नहीं हो पाया रहने के लिए। कुछ दिन तक तुम्हें डूक हाउस के एक कमरे में रहना होगा। ऋषि कहती है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ये सब सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आखिरकार मैं एक बंधक हूँ। आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें बंधक होने पर काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है। ऋषि कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ऋषि घर के सामने आ जाती है, और वो कहती है, अच्छा तो ये है डूक हाउस जहाँ पर मुझे रहना है। फिर वो उस घर के अंदर आ जाती है, और देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। फिर वो एक कमरे में आकर के नौकरानी के रूप में तैयार हो जाती है। कहती है, ये समय है मेरे नौकरानी वाले रूप में आने का और यहाँ की सफाई करने का। फिर हमें कुछ सैनिकों की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऋषि से कहते हैं, लेडी ऋषि, क्या आपको हमारी कुछ मदद चाहिए साफ सफाई करने में? ऋषि कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं आपसे साफ सफाई के लिए नहीं कह सकती। सैनिक कहते हैं, अच्छा तो लेडी ऋषि, हम आपके लिए फर्नीचर यहाँ पे उठा के ले आते हैं। ऋषि कहती है, अच्छा तो ठीक है, आप मेरे लिए फर्नीचर यहाँ पे उठा के ले आइए। फिर ऋषि वहाँ की सफाई करने लग जाती है, और वो साफ सफाई करके बाहर जाने लगती है, और वो कहती है, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब आर्नोल्ड अपने पिता को मारेगा और दुनिया के खिलाफ युद्ध स्टार्ट करेगा। मुझे आर्नोल्ड को उसके पिता से दूर रखना होगा ताकि वो अपने पिता को ना मारे और दुनिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट ना करे, क्योंकि मैं अपनी सभी जिंदगियों में इसी लड़ाई के कारण मारी गई थी, और ये सारे युद्ध आर्नोल्ड से कनेक्टेड थे, और मुझे मेरी ये ज़िंदगी बिना किसी चिंता की जीनी है। इसलिए मेरी इस ज़िंदगी का मिशन होगा आर्नोल्ड को युद्ध स्टार्ट करने से रोकना। फिर ऋषि को कुछ नौकरानियों की आवाज़ सुनाई देती है, और उसमें से लाल बालों वाली नौकरानी एक नौकरानी से कहती है, नौसिखी चाहे जितनी मेहनत करें वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, और हम तुम्हें चूज़ करेंगे कि तुम राजकुमार के लिए काम कर सकती हो या नहीं। और वो उसे ज़मीन पर पटक देती है। फिर ऋषि उसके पास जाकर कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर नई हो काम में, और तुम्हारे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिर लाल वाली नौकरानी ऋषि की तरफ देख कर कहती है, मुझे कहते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन तुम हो जो राजकुमार के लिए काम कर सकती हो, और हमें इस महल में काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हें हमारे लिए भी काम करना होगा, यही तुम्हें इस महल में शांति से रहना है तो। फिर ऋषि उनसे कहती है, जल्दी ही बारिश होने वाली है, जाके सारे कपड़े उठा लो, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर उनमें से एक नौकरानी कहती है, हमें तुम जैसे नौसिखियों के साथ समय बर्बाद भी नहीं करना, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिस नौकरानी की जान ऋषि ने बचाई होती है वो ऋषि से कहती है, मेरा नाम एल्सी है, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लग जाती है। फिर ऋषि कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए हैं, लेकिन ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम इसे धो देंगे और ये जल्दी ही सूख जाएंगे। हम सिर्फ इसे वहीं पर धोएंगे जहाँ पर ये गंदे हैं, इस ब्रश की मदद से। फिर वो नौकरानी बोलती है, तुम हो कौन? ऋषि कहते हैं कि हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। फिर वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, और ऋषि नोबल हाउस में वापस आ जाती है, और वहाँ की बालकनी में खड़े होकर वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है, और वो खुद से कहती है, मैं इस दुनिया के सारे देश घूमी हूँ, और जब मैं व्यापारी थी तो मैंने अपने सभी सपनों को पूरा किया है, सिवाय एक सपने को छोड़कर, क्योंकि मैं एक देश नहीं घूमी थी, और देखो आज मैं उसी देश में हूँ। फिर ऋषि कुछ महसूस होता है, और वो कहती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम अपने ऑफिशियल कामों को छोड़ करके यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आर्नोल्ड ऋषि से कहता है, तुम मुझे हर बार आश्चर्य में डाल देती हो, इतनी दूर से भी तुमने पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। ऋषि आर्नोल्ड से कहती है, तुम्हारी प्रेजेंस कुछ ऐसी ही है कि मुझे पता लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर आर्नोल्ड ऋषि के पास आके कहता है, तुम यहाँ पर क्या देख रही हो? ऋषि कहती है कि मैं शहर को देख रही हूँ। और वो बड़ी बिल्डिंग किस चीज़ की है? आर्नोल्ड कहता है कि वो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सभी देशों की बुक मौजूद है। ऋषि कहती है कि हर एक देश की यहाँ पर बुक मौजूद है। ऋषि फिर कहती है कि वो टावर किस चीज़ का है? आर्नोल्ड से कहता है कि वो एक चर्च है जिसके ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई है, और उसमें हर समय एक घंटा बजता रहता है।
ऋषि कहती कि ये तो चमत्कार हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सिटी है, यहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट भी तो है ना। आर्नोल्ड कहता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, तुम जो चाहो वहाँ से खरीद सकती हो, क्योंकि हर एक देश के बड़े व्यापारी यहाँ पर अलग अलग देशों से सामान लेके आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, क्योंकि ये आसपास के देशों का सबसे बड़ा मार्केट है। ऋषि उससे फिर से कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन वो आर्नोल्ड की तरफ देख करके रुक जाती है और उसे बोलती है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। फिर आर्नोल्ड से कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हूँ कि तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी शादी एक राजकुमार से हो रही है, लेकिन तुम आसपास की चीज़ों को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हो। फिर इसे कहती है मैं इस कंट्री में काफ़ी समय पहले घूमने आना चाहती थी, लेकिन मैं किसी कारण से आ नहीं पाई थी, और जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दिया, ताकि मैं इस कंट्री में घूमने के लिए आ सकूँ और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकूँ और तुमसे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ ले सकूँ, और मैं यहाँ के आसपास के शहर मार्केट घूमना चाहती हूँ और यहाँ के लोगों से भी मिलना चाहती हूँ। फिर इसे आर्नोल्ड की तरफ देखकर कहती है क्या मैंने कुछ अजीब कहा। आर्नोल्ड कहता है मैंने आज तक तुम्हारे जैसे किसी इंसान को नहीं देखा, क्योंकि किसी भी सही लड़की के पास इतनी ज़्यादा जानकारी और शारीरिक शक्ति नहीं होती, लेकिन तुम कुछ अलग हो। फिर ऋषि अपनी माँ को याद करने लगती है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है ऋषि तुम्हारा जन्म एक शाही खानदान में हुआ है और तुम्हें शाही खानदान में ही तुम्हें शादी करनी होगी। फिर ऋषि कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी एकेडमिक स्टडी पूरी करनी है। फिर उसकी माँ कहती है तुम्हें अपना पूरा ध्यान घर के कामों में देना चाहिए, ना कि एकेडमिक स्टडी में, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। फिर ऋषि आर्नोल्ड से कहती है मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो मुझे मेरे मन का कुछ भी नहीं करने देते थे, लेकिन हमारे पास एक ही ज़िंदगी होती है और मैंने सोच रखा है मैं अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम करूँगी जो मैं चाहती हूँ। फिर आर्नोल्ड ऋषि से कहता है ऋषि तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहती है तुम वो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर ऋषि कहते हैं तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ और तुम जो चाहोगे वो सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। जितनी भी तुम्हारी स्किल्स हैं ये सारी बहुत ज़्यादा काम की हैं और मैं चाहूँगा कि तुम इन पर और भी काम करो ताकि तुम इनमें और भी अच्छी हो जाओ। फिर ऋषि कहती है हमेशा की तरह कह रहा है। फिर आर्नोल्ड कहता है ठीक है मैं यहाँ चलता हूँ, और वो जाते जाते ऋषि से एक बात कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ तुम्हें हाथ न लगाने का, लेकिन इस समय मैंने अपना वादा तोड़ दिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऋषि खुद से कहती है ये क्या हो रहा है, मैं इस समय इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या सोच रहा है और ये किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है।